हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और इस चैनल पे आपको एसएसटी के लिए वीडियोस मिलेंगे बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जो आने वाली वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम संभावित है जनवरी या फरवरी में। ठीक है, तो आज इस चैनल पर पहला वीडियो अपलोड होगा एसएसटी विषय का और हम आज अपनी पहली क्लास करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम। कंटेंट के बारे में जान लीजिए कि इस चैनल पे आपको किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाने वाला हूँ। उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। देन एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने पहले तक हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, तीनों ही टॉपिक का जो कंटेंट है वो नोट्स के थ्रू में है, मैंने खुद से प्रिपेयर किए हुए हैं। जो NCERT प्लस SCERT एंड जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उनमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हुए हैं। बस आपको अपने नोट्स में इन चीज़ों को ऐड कर लेना है। आपको क्लासेस देखने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, इतनी गारंटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन क्लासेस से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, मीन्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का ऐसे है कि जो नोट्स मैंने खुद के मतलब मेहनत करके बनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आता है, ठीक है, एसएसटी में हिस्ट्री का, ठीक है, तो विश्वास मानिए मेरी बात पे, आपको 34 से 35 क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से जैसे इसमें लिखे हैं वैसे ही लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, बस आप जो 2 ऑप्शन आते हैं एग्ज़ाम्स में नहीं, एक्चुअली एग्ज़ाम में बीपीएससी जो 2 ऑप्शन देता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो समझ कॉमन है, सभी में आता है मोस्टली। तो आप वो 2 ऑप्शन को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बाकी आपके इतने क्वेश्चन अगर बाहर चले जाएं तो आपके ये मीन्स बाहर नहीं जाएंगे, इतना विश्वास मानिए। तो ये सब बात ख़त्म करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम अपनी सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कंपनियों के आगमन से, कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार होता है। ठीक है, आगमन का क्रम और स्थापना का जो क्रम है कंपनियों का वो अलग अलग है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन या आने का क्रम, ठीक है, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कंपनी आती है या अभी पुर्तगाली व्यापारी आता है। ठीक है, अभी कंपनी की बात ही नहीं करेंगे। तो 5 इम्पोर्टेंट कंपनी जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद आते हैं डच, फिर ब्रिटिश आते हैं एंड आफ्टर डेनिस एंड सबसे लास्ट में जो व्यापारी आते हैं वो आते हैं फ्रांसीसी। आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि जो पुर्तगाली व्यापारी हैं वो सबसे पहले भारत में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं भारत से। लगभग 1961 में जाएंगे, है ना, गोवा को जब स्वतंत्र कराया जाएगा, ठीक है, तब ये लोग बाहर जाते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो ये भारत में व्यापारियों के आने का क्रम है। यहाँ पे व्यापारी आ गए हैं, ये इस क्रम में आएंगे व्यापारी। सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर ब्रिटिश आएंगे, फिर डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे।
अब ये जो व्यापारी हैं वो कौन से देश से आए हैं, तो जैसा कि नाम से दिख रहा है, जो पुर्तगाली हैं वो पुर्तगाल से आए हैं। डच व्यापारी हॉलैंड से आए हैं, लिखा है हॉलैंड, ठीक है। ब्रिटिश व्यापारी आए हैं आपके ब्रिटेन से आए हैं। डेनिश आपके आए हैं डेनमार्क से, डेनमार्क जो कि देश का नाम है। फ्रांसीसी फ्रांस देश से आए थे, ठीक है। कैपिटल भी देख लेते हैं। पुर्तगाल जो देश है उसकी कैपिटल है लिस्बन, ठीक है। आपका स्टैटिक भी इसमें कवर हो जाएगा हल्का सा, जैसा जो भी पॉइंट आते रास्ते में। हॉलैंड देश का पुराना नाम है, नया नाम क्या है हॉलैंड का? हॉलैंड का नया नाम हो जाएगा नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड देश का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड है। कैपिटल क्या है नीदरलैंड की? तो एम्स्टरडम, ठीक है। एम्स्टरडम यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। ब्रिटेन की कैपिटल सबको पता है, लंदन। डेनमार्क कैपिटल हो जाएगी कोपेनहेगन। फ्रांस कैपिटल हो जाएगी पेरिस। इतना क्लियर होता है? ये भारत में कंपनी व्यापारियों के आने का क्रम है, ठीक है। व्यापारियों के आने का क्रम है। अब इन व्यापारियों ने कंपनी की स्थापना करी, ठीक है। अब कंपनी की स्थापना क्रम क्या होगा? जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आए थे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कंपनी की स्थापना का क्रम, ठीक। सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आते हैं तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होगी। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है 1498 में होती है। उसके बाद ये पहली कंपनी बनेगी स्थापित होने वाली, पुर्तगाली कंपनी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कंपनी जो स्थापित होगी वो हो जाएगी ब्रिटिश, ठीक है। व्यापारी पहले आते हैं डच, लेकिन कंपनी पहले स्थापित करते हैं ब्रिटिश लोग, ठीक है। तो दूसरी कंपनी जो स्थापित होगी वो ब्रिटिश कंपनी हो जाएगी। ब्रिटिश कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इनकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, ठीक है। थर्ड नंबर पे कंपनी जो स्थापित होगी वो होगी डच कंपनी। डचो कंपनी की स्थापना होती है 1602 में। फोर्थ नंबर पे जो कंपनी स्थापित होगी उसका नाम हो जाएगा डेनिश। डेनिश कंपनी की स्थापना होती है 1616 में। और सबसे लास्ट में, जैसे कि सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, वैसे ही फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सबसे लास्ट में होगी। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है सबसे लास्ट में 1664 में। इनका पहला सेंटर स्थापित होता है या पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित होता है। ये आपका हो गया व्यापारियों के आने का क्रम, ये हो गया कंपनी की स्थापना का क्रम, ठीक है। अंतर कितना है? बस डच और ब्रिटिश इनका चेंजमेंट हो जाएगा और बाकी पूरा क्रम यही रहेगा जैसा है। आपको सन याद कर लेना है कि पुर्तगाली कंपनी 1498, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC 1600 में, डचों की 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। तो आपका छोटा सा टॉपिक पूरा तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म हो गया। सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी में मतलब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का जो स्किल है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। और जो शैली होती है पढ़ाने की तो वैसे ही है जैसे कि पहली बार जब कोई पढ़ाने का प्रयास करता है कैमरे के सामने, ठीक है। तो जैसा होना चाहिए शायद उससे भी ख़राब होगा पहला एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ध्यान दीजिए मुझ पर नहीं, और कंटेंट भी ध्यान देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अगर आपके बने हुए हैं तो कॉपी को खोल के बैठ जाइए। अगर कुछ ऐड करने को मिलता है तो उसमें ऐड कर लीजिए, और जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं वो कृपया नोट्स बनाते रहें,
क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है, ठीक है। लगभग 4 से 5 बार इसको एग्जामिन किया हुआ है, इसमें एक भी चीज़ गलत नहीं है, ज़रा सी भी चीज़ गलत नहीं निकलेगी, ठीक है। चलिए समझते हैं कि जो व्यापारी भारत में आए थे, यूरोपीय व्यापारी, उनके आने का जो मोटिव था या उद्देश्य था वो था मसाला यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब रीजन था, ठीक है। तो मसालों का व्यापार उनका आने का मेन रीज़न था, मेन उद्देश्य था। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद सबसे लास्ट में भी वही गए, तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए पुर्तगाली, ठीक है। 1498 में आए और 1961 में जाते हैं जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया जाता है, ठीक है। चलिए 2-3 पॉइंट लिख लीजिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। देखिए अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज 1492 में किसने की? कोलंबस ने की। कोलंबस कहाँ का नाविक था? ये कहाँ का खोज करता था, कहाँ से आया था? तो स्पेन का था, ठीक है। भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज, भारत आने के लिए, ठीक है, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने की, ठीक है। इसके बाद ब्राज़ील की खोज, ब्राज़ील की खोज की थी कैब्रियल ने, ओके, कैब्रियल ने की थी और ये भी एक पुर्तगाली खोजी था या नाविक था। ये 3 पॉइंट ख़त्म हो जाता, ठीक है। 2 ज़्यादा मेन होते हैं, अमेरिका और भारत, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बारी 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 से, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पुर्तगाली आपकी हेडिंग हो जाएगी। देखिए ऊपर पहले क्रम लिख देता हूँ एक बार। जो क्रम था, सबसे पहले पुर्तगाली, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश या अंग्रेज हो जाएंगे, ब्रिटिश, डच, डैनिश और फ्रांसीसी। ये मैंने लिखा हुआ है कंपनी की स्थापना का क्रम लिखा है, ठीक है। तो इसी आधार पर हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी पुर्तगाली, उसके बाद ब्रिटिश, डच, डैनिश और फ्रांसीसी। तो अभी हम पुर्तगाली कवर करते हैं। नोट्स बनाते रहिए क्योंकि टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। और अभी जो मैं इसके अंदर का जो कंटेंट है, विश्वास मानिए कभी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, इसी से संबंधित ऑप्शन आने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा क्रैक करना होगा ऑप्शंस को, ठीक है। कंटेंट जो पेपर आएगा उसी के अंदर से आएगा। सबसे पहले ड्यूरेशन लिखिए पुर्तगालियों का भारत में। 1498 में आए भारत, ठीक है, जब वास्को डी गामा आता है, और 1961 में भारत से गए। बता चुका हूँ, वास्को डी गामा भारत आया 1498 में और 1961 में पुर्तगाली भारत से जाते हैं जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया जाता है 1961 में, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कि इनका पहला सेंटर कहाँ था, व्यापारिक केंद्र। तो फर्स्ट ट्रेड सेंटर या प्रथम व्यापारिक केंद्र
इनका पहला व्यापारिक केंद्र था कोचीन में, ठीक है। कोचीन कहाँ पे है भाई? केरल में, ठीक है। और पहला सेंटर स्थापित हुआ था 1503 में, 1503 में पहला सेंटर स्थापित हुआ था, ठीक है। सेंटर क्या होते थे? बोलते हैं ना कि पहला उनका व्यापारिक केंद्र वहाँ था। तो जैसे नहीं गोडाउन होते हैं जहाँ पे हम बहुत सारा सामान रखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए, है ना। सामान होगा बहुत सारा एक जगह पे, तभी तो आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो एक बड़ा सा गोडाउन होता था, ठीक है, या वेयर हाउस होता था, उसी में सामान को ये लोग भर लेते थे। वहीं से फिर अपना जैसा कोचीन केरल तो ये तट के किनारे हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आपका आयात निर्यात हो जाता था। तो एज ए वेयर हाउस या गोडाउन, ठीक है, ये उनका ट्रेड सेंटर होता था। उसके बाद आपको लिखना है कि वास्को डी गामा जो कि पहला यात्री था पुर्तगाली जो भारत आया, वास्को डी गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया, ठीक है। केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया। सबसे पहले कालीकट पहुंचा, ठीक है, जहां जमोरिन, ठीक है, जमोरिन शायद वहाँ के राजा का नाम है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, आप किसी और बुक से देख सकते हैं कि तो वहाँ पर जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया, ठीक है, जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। वास्को डी गामा भारत जब आया था तो उस वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक, प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था। तो आपको आंसर करना है कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक, ठीक है, अब्दुल मनीक था, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वास्को डी गामा के आने के समय, ठीक, आने के समय स्थिति क्या थी? तो भारत और जहाँ से वो आया था वहाँ पे, ठीक है। तो वास्को डी गामा के आने के समय पुर्तगाल का राजा कौन था? क्योंकि पुर्तगाल से आया था ना, तो पुर्तगाल का राजा मतलब किसके समय में वास्को डी गामा वहाँ से निकला था कुछ ढूंढने के लिए, ठीक है, या भारत ढूंढने के लिए। तो राजा का नाम हो जाएगा मैनुअल फर्स्ट। ये उस समय वहाँ पे राजा थे, मैनुअल फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि पुर्तगाल का उस समय राजकुमार कौन था? पुर्तगाल का राजकुमार कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका हेनरी, ठीक है, हेनरी द नेविगेटर। ये उस समय वहाँ का राजकुमार था। राजा ये था मैनुअल फर्स्ट और राजकुमार आपके हो जाएंगे हेनरी द नेविगेटर। थर्ड नंबर पे हो जाएगा भारत में ना दो साइड, एक नॉर्थ एक साउथ।
तो भारत में नॉर्थ का शासक कौन था? इस समय भारत के उत्तर का शासक, कहने का आशय है कि भारत के जो उत्तरी भाग है उसमें किसका शासन चल रहा था? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी का, सिकंदर लोदी, ठीक है, जो कि लोदी वंश का शासक है, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, ठीक है। जब वास्को ड गामा भारत आता है तो भारत में उत्तर में लोदी वंश चल रहा है। लोदी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद अब भारत के दक्षिण में शासन कैसा चल रहा है? भारत के दक्षिण का शासक इस समय कौन है? तो ये हो जाएंगे नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है। और ये जो है ना विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य अब इतना समझ लें पहले। वास्को ड गामा जब पुर्तगाल से यात्रा करने के लिए निकला उस समय पुर्तगाल का राजा कौन है? मैनुअल फर्स्ट। पुर्तगाल का राजकुमार कौन है? हेनरी द नेविगेटर। भारत के उत्तरी भाग में शासन किसका चल रहा है? सिकंदर लोदी का, ठीक है, जो कि लोदी वंश का शासक है। जो लोदी वंश आता है वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में कोई वंश है। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हैं? सबसे पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हो जाएगा, ठीक है। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है जिसका नाम इब्राहिम लोदी है, उसको मार के बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। भारत के दक्षिण का शासक कौन है इस समय? नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। चलिए इन्हीं पुर्तगाली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इनका सेकेंड सेंटर कहाँ हो जाएगा? सेकेंड ट्रेड सेंटर हो जाएगा इनका कन्नूर में। कन्नूर को यार, कन्नूर कहाँ पे? केरल में ही है, ठीक है। कन्नूर कहाँ पे है? केरल में। और ये ओपन हुआ था 1505 में, ठीक है। अब इसी समय इनका पहला गवर्नर भारत आता है। तो पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर कौन हो जाएगा? इसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ये पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बन के भारत आता है जिसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। इसके बारे में क्या क्या है? इसकी स्पेशलिटी है कि इसने, ये सीधे क्वेश्चन आता है, इसने शांत जल, ठीक है, शांत जल लिख के आता है या नीले जल की नीति अपनाई, ठीक है, नीले जल की नीति अपनाई, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन बनता है कि भारत में शांत जल की या नीले जल की नीति किससे अपनाई? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, जो कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड गवर्नर कौन है? सेकेंड गवर्नर बनता है आपका पुर्तगालियों का, जिसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकुर्क।
अल्फांसो द अल्बुकुर्क, ठीक है। ये लगभग 1509 सन में भारत आता है, 1509 ईस्वी में भारत आता है। और इसे भारत में, ठीक है, भारत में पुर्तगाली, ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आ, 1510 ईस्वी में इसने कुछ स्थानों को जीता था, जैसे कि लिखिए 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में इसने मलक्का, होमूर्स एंड गोवा पर अधिकार कर लिया या जीत लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया। तीनों में से आपको केवल 1, 2, 3 तीनों में से आपको केवल गोवा को याद रखना है, ठीक है। गोवा को, ठीक है, 1510 में अल्फांसो द अल्बुकुर्क ने छीन लिया था, मतलब जीत लिया था। अब जीता कैसे था? तो गोवा पर उस समय यूसुफ आदिल शाह का शासन था, ठीक है। ये मिलो पॉइंट बना के कि गोवा पर उस समय, सॉरी इस समय, गोवा पर इस समय यूसुफ आदिल शाह का शासन था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा है। पुर्तगालियों का सेकेंड ट्रेड सेंटर यानी द्वितीय व्यापारिक केंद्र कन्नूर के केरल में ओपन होता है, 1505 में स्टार्ट होता है, ठीक है। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो बन के भारत में आता है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा आता है। इसने भारत में शांत जल और नीले जल की नीति अपनाई। इस सीधे क्वेश्चन पेपर में आता है कि शांत जल, ठीक है, या नीले जल की नीति किसने अपनाई, या कभी लिख के आता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई, ठीक है। तो और भारत में सेकेंड गवर्नर पुर्तगालियों का कौन बन के आता है? अल्फांसो द अल्बुकुर्क बन के आता है 1509 में, ठीक है। या अपॉइंट होता है या बन के आता है, एक ही बात है, ठीक। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किससे? अल्बुकुर्क को। हर वंश में, ठीक है, या किसी भी तरीके से देख लो, कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस वंश का मतलब मेन होता है, लीडर होता है। उसी की वजह से जो होता है ना वंश इस्टेब्लिश हो पाता है। तो इसमें अल्बुकुर्क है जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है, मतलब इसने कुछ ढंग का काम किया जिससे पुर्तगाली बाद में टिक पाए भारत में, ठीक है। अच्छा काम का मतलब जैसे ये होता है, जैसे कि 1510 ईस्वी में भारत इसने मलक्का पर, होमूर्ज पर और गोवा पर अधिकार कर लिया। इन दो को आपको देख लेना, जस्ट याद नहीं करना है, गोवा को मेन रखना है। गोवा पर अधिकार कर लिया, 1510 में किया अधिकार, ठीक है। लड़ाई किससे हुआ था इनका? यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। गोवा पर उस समय यूसुफ आदिल शाह का शासन था और इससे लड़ाई हुआ था। तो जीता कौन था? ऑब्वियस ही बात है, अल्बुकुर्क जीता था, ठीक। तो आज हम आधा घंटा की रखते हैं क्लास, 30 मिनट की, और कल हम आपका
लगभग पुर्तगाली में थोड़ा सा बचा हुआ है और जस्ट डेमो क्लास है, नथिंग एल्स। और मैंने भी देखा है कि मैं कितना अच्छा ट्राई कर सकता हूँ। अभी मैं वीडियो को देखने वाला हूँ कैसा बना है और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना है। तो आपसे निवेदन है कि जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करें कृपया, ठीक है। जो भी लिखा है ऑथेंटिक है, रियल है, बिल्कुल मतलब एक्यूरेट है, आपको ज़रा सी भी गलती नहीं मिल सकती है, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं उसमें आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं अगर एक भी पॉइंट आपके नोट्स में नहीं लिखा है तो। जो नए बच्चे हैं वो पूरे से नोट्स बना लें अच्छे से, आपको कोई नुकसान नहीं कर जाएगा, ठीक है। अगर तो आप पेन चलाएंगे तो एक बार नोट्स बना लेंगे दोबारा से कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ढंग से लिख लो, ठीक है, तो हर बार लिखने से अच्छा ही होता है, ठीक है। तो अब नोट्स बनाते रहिए और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ, ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी कुछ नया ऐड करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।